वियोजन अवक्रिया क्या होती है, जिसे हम कह देते हैं अभिकटन की अवक्रिया। तो आपको मैं बताऊं, ये जो वियोजन की अवक्रिया है संयोजन अवक्रिया के एकदम विपरीत है। संयोजन अवक्रिया का मतलब मैंने आपको कल समझाया था, संयोजन का मतलब होता है जोड़कर, यानी कि जुड़कर बनती है जो भी उत्पाद। जैसे कि जब हमने बताया था आपको, पहले हम लेते हैं अभिकारक ए और फिर लेते हैं अभिकारक दो दूसरा यानी कि बी, तो प्रोडक्ट बनकर आता है सी या डी। यानी कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो वो उत्पाद बनाते हैं। लेकिन वियोजन अभिक्रिया का एकदम से उल्टा जो है अर्थ है, यानी कि यहाँ पर अगर कोई एक ही अभिकारक है, वियोजन का मतलब क्या होता है, वियोजन का मतलब होता है टूटना, यानी कि एक ही अभिकारक होगा और एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं वियोजन अवक्रिया, बहुत ही साधारण शब्दों में। एक्सपेरिमेंट से समझेंगे, रासायनिक समीकरण से समझेंगे तो और भी बेहतर समझ में आएगा। देखिए, अगर मैं यहां पर कहूं आपसे तो वियोजन अवक्रिया क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं, क्रियाकलाप 1.5 या प्रैक्टिकल कर दीजिए, एक्सपेरिमेंट कह लीजिए, जो चाहें आप वो कह लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आपके ऊपर है, जो चाहें वो कह लीजिए, क्रियाकलाप कह लीजिए, एक्सपेरिमेंट कह लीजिए। एक शुष्क क्वथनली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। तो एक शुष्क क्वथनली है जिसमें हमने 2 ग्राम फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लिया है, क्रिस्टल मतलब टुकड़ा लिया है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। यानी कि जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है शुरुआत में जो हमने लिया है, उसका रंग भी चेक कर लीजिए कि किस कलर का है। क्वथनली को वर्नर या स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए। जो क्वथनली है, अब हम उसको क्या करेंगे, वर्नर लेंगे। वर्नर क्या होता है, एक तरीके से एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी चीज को गर्म करते हैं, इसमें एक ज्वाला निकलती है। बर्नर या स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए, और जैसा कि चित्र 1.4 में दिखाया गया है। 1.4 का है, देखिए चित्र ये है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी चित्र पर ये वियोजन अवक्रिया को हम समझ पाएंगे। तो गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल का रंग देखना है हमें। अगर हमें कुछ यहाँ देखना है तो क्या देखना है प्यारे बच्चों, क्रिस्टल का रंग देखना है। रंग देखिए जल्दी से। देखिए ये कौन है, ये एक गर्ल है, जो कि आप जानते हैं गर्ल को, एक गर्ल है। और ये गर्ल क्या कर रही है, लैब में है, और लैब में इन्होंने एक बर्नर लिया है। क्या लिया है, एक बर्नर। वर्नर देखिए, और वर्नर पर एक क्रिस्टल किसका है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल आपको दिखाई देता होगा। देखिए ये देखिए, और क्वथनली दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है, क्वथनली है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिया है, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल। और अगर आप यहाँ देखेंगे को तो क्वथनली का जो मुंह है वो खुला, जो सिरा है, सिरे को ना तो वो अपने पड़ोसी के साथ सामने रखी हुई है, ना ही अपनी ओर। कुल मिलाकर बात यह है, जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो उसमें से कोई ना कोई गैस निकलेगी या धुआं निकलेगा, तो कहीं हमारी नाक में न चला जाए या हमारे पड़ोसी को ज्यादा नुकसान न पहुंचाए, तो थोड़ा सा दूर रखना है। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है, एक्सपेरिमेंट बहुत ही सावधानी से किए जाते हैं। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली परखनली को गर्म करने पर गंध सूंघने की सही विधि है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है उसको वर्नर की सहायता से गर्म करेंगे, और गर्म कर कर क्वथनली, जो क्वथनली है इस तरीके से, उसको इस तरीके से लगाया है कि हम उसकी गंध सूंघ पाए और हमें ज्यादा नुकसान ना हो। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं रही होगी। अगले बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और यहाँ पर अब हम समझेंगे, क्या समझने वाले हैं चैप्टर के अंदर। देखिए थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, जूम करना भी जरूरी है, अगर जूम नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना, तो जूम कर लेना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर करेंगे अब एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखिए जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था उसको ही समझेंगे अच्छी तरीके से। आपने क्या देखा,
या कह सकते हैं आपने क्या ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ। आपने ये देखा जो फेरस सल्फेट का टुकड़ा लिया था आपने, वो क्रिस्टल क्या हरे रंग का हो गया। पहली बात, क्या चेंज हुआ, रंग में परिवर्तन। फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है वो किस रंग में परिवर्तन हो गया, हरा रंग। सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। तो कोई ना कोई एक गंध निकलेगी, उस गंध को सूंघ सकते हैं क्वथनली की सहायता से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रिएक्शन देखेंगे और रिएक्शन को समझते हैं। देखिए ये क्या है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का फार्मूला है FeSO4 और S दिखाता है ये क्या है, सॉलिड है। ओके, तो फेरस सल्फेट कैसा होता है स्टूडेंट, FeSO4 जो कि सॉलिड है, और हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, बर्नर की सहायता से इसको गर्म कर रहे हैं, इसको तपा रहे हैं, ज्वाला के साथ ऐसे इसको जला रहे हैं। और हमने क्या किया है, इसको दहन किया है और फिर सल्फेट किसमें चेंज हो गया प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे बच्चों, Fe2O3 में। तो इसे बोल देते हैं फेरिक ऑक्साइड। फार्मूला पर ध्यान रखना है, फेरस सल्फेट का फार्मूला है FeSO4 और जबकि फेरिक सल्फेट का फार्मूला है Fe2O3। तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको फिर रिवाइज करा देता हूँ। फेरस सल्फेट का जो फार्मूला है वो क्या है, FeSO4 इसका रासायनिक सूत्र है। और अगर आप फेरिक ऑक्साइड को देखेंगे तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है स्टूडेंट, फेरिक ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन के साथ कहीं ना कहीं कंबाइन होता होगा, तो इसका रासायनिक सूत्र है Fe2O3। ठीक है, तो ये बन जाता है। और साथ में क्या बनता है स्टूडेंट, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और यहाँ पर भी SO3 गैस निकलेगी। तो बात सिर्फ इतनी सी है, ये वियोजन अपक्रिया हमें क्या बता रही है, वियोजन अपक्रिया हमें बता रही है कि सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड में एक ही अभिकारक लिया है, अभिकारक A, और जब उसको तपाया यानी कि दहन किया तो हमारे सामने बहुत सारे प्रोडक्ट निकल कर सामने आए, यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट हमने देखे, यानी कि प्रोडक्ट नंबर B देखा, प्रोडक्ट C देखा एंड प्रोडक्ट D देखा। कुल मिलाकर वियोजन अपक्रिया क्या कहना चाह रही है, वियोजन अपक्रिया ये कहना चाह रही है कि एक अभिकारक से हम दो या दो से अधिक या एक से अधिक उत्पाद बना सकते हैं। बात क्लियर हुई, बात सिर्फ इतनी सी है, वियोजन अपक्रिया के जो अभिकारक होते हैं वो टूटते हैं और उत्पाद बनते हैं, लेकिन संयोजन अपक्रिया के साथ अगर उसको कंपेयर करेंगे तो संयोजन अपक्रिया का एक या एक से अधिक अभिकारक जो होते हैं, अब एक अभिकारक नहीं ले सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखना। संयोजन अपक्रिया में दो अभिकारक होते हैं और दो अभिकारक कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं और एक उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर एकल अभिकारक दो से अधिक उत्पाद बना रहा है या एक से अधिक उत्पाद बना रहा है। वियोजन अपक्रिया क्लियर हो गई। तो जब भी कोई अपक्रिया होती है, रिएक्शन होती है, तो हमने आपको पहली क्लास में बताया था रंग में चेंज होता है। क्या होता है, रंग में चेंज यानी कि रंग में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, इस तरीके से बातें देखने को मिलती हैं। देखिए यहाँ पर सॉलिड है और अवस्था में परिवर्तन हो गया। और अगर आप देखेंगे रासायनिक परिवर्तन होता है तो ताप में भी परिवर्तन होता है, गैसेस निकल सकती हैं। ओके, तो ये बहुत सारे परिवर्तन हमें रासायनिक अपक्रिया में देखने को मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही बेहतर तरीके से धीरे धीरे मैं समझा रहा हूँ आपको, और याद रखना है क्लास को मिस नहीं करना है। जितनी भी क्लास हम आपको पढ़ाएं सारी की सारी क्लास देखना है। और आप अगर लाइव क्लास नहीं देखना चाह रहे हैं तो आप YouTube पर भी बाद में क्लास देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। शुरुआत की एक दो क्लास में थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अब की जो क्लासेस हैं उसमें वॉइस प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं आ रही है। तो क्लास जरूर देखिएगा, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है स्टूडेंट। और इसी अंदाज में धीरे धीरे पढ़ाएंगे हम। ओके, धीरे धीरे पढ़ाएंगे इसी अंदाज में, और आपको बहुत पसंद है धीरे धीरे पढ़ना।
हर एक काम को धीरे धीरे करना, और खासकर गाने भी जब आप सुनते हैं तो ऐसे ही सुनते हैं, धीरे धीरे। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना है, कोई परेशान नहीं होना है। और समझते हैं आगे। आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक, चाहे एकल अभिकारक कीजिए कहिए, चाहे एकल अभिकर्मक कीजिए। ओके, एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, और ये कैसी अभिक्रिया हो गई, इसी को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। एकल अभिकर्मक या एकल अभिकारक टूट गया और छोटे छोटे उत्पाद बना लिए, इसी को क्या कह दिया हमने, वियोजन अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, क्लियर हुआ? कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये क्लास बहुत लंबी चलने वाली है क्योंकि चैप्टर ज़्यादा है और अच्छे से कवर करना है। अब गर्म करने पर, अगर आप ध्यान देखेंगे, गर्म करने पर फेरस सल्फेट किसमें टूट जाता है, फेरस सल्फेट इंटू 7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है, क्रिस्टल का रंग बदल जाता है, और इसके उपरांत फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड गैस तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड। ध्यान रखना, ऑक्सीजन के साथ जब B2 लगा होगा तो होगा डाई। ओके, और ऑक्सीजन के साथ जब 3 लगेगा या किसी दूसरे उत्पाद में तो बोलते हैं ट्राई। ओके, क्या बोलेंगे, ट्राई। तो सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस या सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसें हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। बढ़ते हैं अगले, और जो हम लिख रहे हैं बोर्ड पर उसमें भी कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ओके, तो अगले बढ़ते हैं और समझते हैं वियोजन की अभिक्रिया में हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात क्या है। ठीक है, और स्ट्रीमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना छात्रों? अगर आ रही है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ज़रूर हमें एकदम से कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो चैनल को शेयर कर दीजिए फ्रेंड में, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। क्लास शेयर करोगे मोटिवेशन मिलेगा। लगातार इसी तरीके से क्लास 10 की सारी एनसीईआरटी, मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी कवर करेंगे। हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन आंसर, टेस्ट वगैरह सब लगाएंगे। ओके, तो बढ़िए जल्दी से आगे। अब हम समझते हैं स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर आप देखिए क्या है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ क्या है, रिएक्शन आखिर क्या चेंज हुआ। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट पर हीट दें, ऊष्मा दें, तो कैल्शियम कार्बोनेट भी 2 तरीके से टूट सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। अब याद कीजिएगा, मैंने आपको बताया था संयोजन अभिक्रिया में जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन H2O के साथ कराते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, जिसमें जल शामिल है, एक्वेटिक होता है। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार पर पोत देते हैं, या कहें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CO2 के साथ होती है तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब CaCO3 जो बना है वो क्यों बना है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ गया था। अब हम क्या करेंगे, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। किसमें से निकालेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट में से। तो देखिए कैसे निकलेगी, तब बन जाएगी वियोजन की अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना बोलते हैं या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, बात एक ही है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ बाजार जाइए जल्दी से फादर से रुपये लेकर और कैल्शियम ऑक्साइड के आप क्रिस्टल लेकर आएंगे, मोटे मोटे क्रिस्टल लेकर आएंगे। अब आपके फादर या आपकी मम्मी कहेंगी एक काम करो, घर की पुताई करना है, इस कैल्शियम ऑक्साइड को जल्दी से जल में डाल दो, ज़्यादा से पानी में डाल दो। तो आप क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड के क्रिस्टल एक एक उठाएंगे और बहुत ज़्यादा पानी में डालेंगे। अब पानी में डालने के बाद क्या होगा, H2O गैस के बुलबुले निकलना शुरू हो जाएंगे।
अब ये बन जाती है सफ़ेदी। सफ़ेदी को आप क्या करेंगे, दीवार पर पोत देंगे। दीवार पर जैसे ही आपने पोता तो सफ़ेदी दिखाई देगी, और इसी सफ़ेदी को हम बोल देते हैं संगमरमर। संगमरमर, या हम इसी को कह देते हैं दीवार पर हमने पेंट कर दिया। तो ये एक्चुअली ये जो सफ़ेदी जो दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है, CaCO3। और ये सफ़ेदी क्यों आई, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो आपने ली थी, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपने लिया था, उसके साथ किसने रिएक्शन की, उसके साथ रिएक्शन की कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मिल जाती है तभी बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट में क्या शामिल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्यारे छात्रों, एक एक बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया आपको अच्छे से, बहुत अच्छे। अब हम ये देखने वाले हैं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको हम बोल देते हैं चूना पत्थर, चूना पत्थर ही कहेंगे क्योंकि उसको भी सुखा लेंगे तो चूना पत्थर ही तो बनेगा, या इसी को हम कह देते हैं संगमरमर। क्या बोल देते हैं, संगमरमर, ताजमहल जिससे बना है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। हमें इसको क्या करना है, गर्म करना है, हीट देना है। अब जैसे ही हीट देंगे तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड सही मायने में क्या होता है, चूना होता है। कभी कभी बुझा हुआ चूना बोल देते हैं, लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखना चूना होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, एक गैस होती है जो मर्ज हो गई थी कैल्शियम कार्बोनेट में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बात सिर्फ इतनी सी थी। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, समझिए ध्यान से। कुल मिलाकर कैल्शियम जो कार्बोनेट है वो एक अभिकर्मक है। राइट हैंड साइड में है या लेफ्ट हैंड साइड में है, जल्दी से बताइए कौन सी साइड में है, राइट हैंड साइड में है या लेफ्ट हैंड साइड में है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक अभिकर्मक है, और जो है लेफ्ट हैंड साइड में। और जब इसको गर्म कर दिया है तो बन गए हैं दो उत्पाद, B+C। तो वियोजन अभिक्रिया बस यही है और कुछ नहीं है। एक अभिकर्मक टूट जाता है दो या दो से अधिक उत्पाद में। संयोजन अभिक्रिया क्या है, जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक टूट जाते हैं एकल उत्पाद में। बात सिर्फ इतनी सी है, अगर आप ध्यान देंगे, बात सिर्फ इतनी सी है, वियोजन अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दोबारा से लिख देता हूँ, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। किसके विपरीत है, अगर विपरीत देखेंगे तो किसके विपरीत है, तो रिवर्स है एकदम, वियोजन अभिक्रिया के। इसके रिवर्स है, वियोजन अभिक्रिया के। संयोजन अभिक्रिया का फार्मूला से समझ सकते हैं, अभिकर्मक जुड़ जाएंगे। ओके, संयोजन अभिक्रिया का मतलब हो गया अभिकर्मक जुड़ जाएंगे और बन जाएगा C, एकल उत्पाद बन जाएगा। और यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया का मतलब है अभिकर्मक जुड़ जाएंगे, बन जाएगा यानी कि B और C। देखिए है उल्टा, एकदम से रिवर्स। ओके, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले बढ़ते हैं, ये भी क्लियर हो गया है। और देखिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए, बहुत ही आराम से एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे, आपको दोबारा से रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण क्रियाकलाप 1.6 में भी दिया गया है। अब यहाँ पर हम समझने वाले हैं एक्सपेरिमेंट। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए एक क्वथनली में 2 ग्राम लेड नाइट्राइड का चूर्ण लीजिए। चूर्ण का मतलब जानते हैं ना, चूर्ण ले लीजिए। क्या ले लीजिए, चूर्ण ले लीजिए। चूर्ण एक तद्भव शब्द है। तो एक क्वथनली में 2 ग्राम लेड नाइट्राइड का चूर्ण लीजिए। आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर चिमटे से क्वथनली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए। तो हमने क्या किया है, लेड नाइट्रेट का चूर्ण लिया है। और लेड नाइट्रेट देखिए आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है। परखनली को हमने क्या किया है, पकड़ लिया है, किससे, चिमटा से। और ये क्या है, क्वथनली है। हम किसकी सहायता से गर्म करते हैं, बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। लैग का हीटर मत ले लीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। चूल्हे से भी नहीं गर्म करेंगे, एकदम हल्की आंच पर गर्म करेंगे। ओके, आपने क्या देखा, क्या देखा आपने, यदि कोई परिवर्तन हुआ है
तो उसे नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए कॉपी पर। ओके, नोट कर लीजिए। अब आप क्या देख रहे हैं, नोट भी कर लिया। आप चित्र 1.5 में क्या देख रहे हैं, लेड नाइट्रेट का तापन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन। लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि डाइऑक्साइड है तो NO2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। देख लीजिए मैंने लिख दिया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम बढ़ते हैं आगे। आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित हुआ है, यानी कि लेड नाइट्राइड को जैसे हमने क्या किया, जलाया। किस पर जलाया, बर्नर पर जलाया, तो क्या निकल रहा है यहाँ पर, भूरे रंग का धुआं। बहुत गौर से देख रहे हैं तब हमें धुआं का कलर पता चला है, भूरे रंग का धुआं दिखाई दिया। ओके, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो किस कलर का धुआं निकलता है, तो आप काला धुआं मत बोल देना, भूरे रंग का धुआं निकलता है। ठीक है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं है। इसका मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की एक विशेषता है कि उसका रंग भूरा होता है, मतलब जो रंग का धुआं निकल रहा है वो कौन सा है, भूरा है। अगर कहीं पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जलेगी तो उसकी विशेष पहचान है भूरे रंग का धुआं। ये अभिक्रिया इस प्रकार होती है, लेड नाइट्राइड को हम जलाएंगे तो भूरे रंग का धुआं निकलेगा, इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रही है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है PbNO3 यानी कि NO3 का होल ट्वाइस। इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये, PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट। Pb बोलते हैं, Pb जो फॉर्मूला है वो किसका है, Pb है लेड, किसका है, Pb लेड का रासायनिक सूत्र है या कह सकते हैं प्रतीक है, और NO3 क्या है, नाइट्रेट का फार्मूला, उसका होल ट्वाइस कर दिया है। जब इसको हम गर्म करेंगे, क्या कर रहे हैं, देखिए गर्म कर रहे हैं तो बन जा रहा है PbO यानी कि लेड ऑक्साइड, और निकल जा रही है गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में निकल जा रही है ऑक्सीजन गैस। कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है, ये एक फ्यूजन अभिक्रिया है। जैसे ही हमने क्या किया, लेड नाइट्राइड को गर्म किया तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है B, प्रोडक्ट मिल रहा है C, और प्रोडक्ट मिल रहा है D। यानी कि जब हम एक अभिकर्मक को गर्म कर रहे हैं तो उससे बन रहे हैं दो या दो से अधिक उत्पाद। ये फ्यूजन की अभिक्रिया है और बहुत ही बेहतरीन अभिक्रिया है। लेड नाइट्राइड को जब हम गर्म करते हैं तो बनता है लेड ऑक्साइड, साथ में निकलती हैं गैसेस जिसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है, याद रखना है किसका फार्मूला, लेड नाइट्रेट का फार्मूला आपको याद रखना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ स्क्रीन पर, इसको आपको ध्यान रखना है। तो Pb लेड नाइट्रेट का मतलब क्या है, PbNO3 नाइट्रेट हो गया, Pb क्या होता है, लेड, NO3 होता है नाइट्रेट का होल ट्वाइस क्या हो गया, केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र है। किसका रासायनिक सूत्र हो गया, लेड नाइट्रेट। ओके, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, बड़ा सा इरेजर लेकर आ रहा हूँ, देखिए मैं। ओके, अब इसको मैंने क्या किया, इरेज कर दिया, लेड नाइट्रेट। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। हीट को हम डेल्टा से भी दिखा सकते हैं, गर्म कर रहे हैं, या हम इसको हीट दे रहे हैं या ऊष्मा दे रहे हैं, तो बन जाएगा PvO, साथ में निकल जाएगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और साथ में निकल जाएगी ऑक्सीजन गैस। अब आपको देखना नहीं है, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि किस तरीके से इसको वैलेंस करके, यानी कि ये एक तरीके से कंकाली अभिक्रिया है। कंकाली अभिक्रिया मैंने आपको बताई थी स्टूडेंट। कंकाली अभिक्रिया का मतलब होता है कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु की संख्या भिन्न भिन्न हो जाती है, यानी कि जो अभिकर्मक हैं उनके परमाणु की संख्या अलग, और जो अभिकारक के बाद उत्पाद बना है उनके परमाणु की संख्या अलग। यह कह सकते हैं कंकाली अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए इस अभिक्रिया को हिट एंड ट्रायल विधि से बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। तो PbNO2, अगर आप यहाँ देखेंगे तो PbO, Pb यहाँ पर भी क्या है, सिंगल है,
ओके, अभी भी देखिए कितनी बुरी स्थिति है, पीबी की सिंगल है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो पीबी कितना है, एकदम से सिंगल है। ओके, कोई परेशानी नहीं है, एकदम से बैलेंस है, कोई भी परेशानी नहीं है। बात आती है NO3, तो यहाँ पर कितने हैं, NO2 है। ऑक्सीजन को देखें अगर हम तो नाइट्रोजन को देख लेते हैं पहले। देखिए नाइट्रोजन के यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं। यहाँ नाइट्रोजन कितने परमाणु हैं, तो प्यारे छात्रों नाइट्रोजन का 1 ही परमाणु है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 परमाणु लिख दीजिए। देखिए लिख दिया हमने, नाइट्रोजन के कितने परमाणु लिख दिया हमने, 2 परमाणु लिख दिया। क्लियर। अब इसी तरीके से नाइट्रोजन के 2 हो गए, ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, देखिए 6 हैं। लेकिन जब हमने यहाँ पर नाइट्रोजन को 2 कर दिया है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन तो 6 है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन कितने हो गए, देखिए 4 हो गए, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए हैं, 2। ये का मतलब है गैस निकल रही है, इसका मतलब है गैस निकल रही है। तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए, देखिए 4 और 2 6, नाइट्रोजन कितने हो गए हैं, 2, लेकिन अभी भी एक ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, देखिए PbO, तो ऑक्सीजन को हम क्या करना है, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है, ज़्यादा करना है। तो अगर हम यहाँ पर 2 लिख दें तो 2PbO हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2PbO, यानी कि Pb को हमने बैलेंस किया तो यहाँ पर भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को हमने कितना कर दिया, देखिए स्टूडेंट, ऑक्सीजन को हमने कर दिया, अगर आप देखेंगे 2 3 6 2 12 हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया ऑक्सीजन, देखिए आपको दिखाई देता होगा, 1 मिनट, अब रिएक्शन को देख लीजिए। 2PbO हो गया, 2PbNO3 हो गया, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है क्योंकि हाँ गल ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पर हाँ 4NO2 कर दीजिए, अब बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिएक्शन थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दीजिए, हाँ अब ठीक है, 4NO2। तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, अब आप क्लियर कर लीजिए। देखिए नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन के 2 हैं और 2 ये हैं, 4 हो गए। तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। Pb कितने हैं, 2 हैं, तो Pb भी 2 हैं। नाइट्रोजन के भी 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 3 6 2 12। तो अगर यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन 4 2 8 2 10 और 2 12। अब रिएक्शन एकदम से ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइट्रोजन को हमें क्या करना है, 4 करना है। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आगे और समझते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखिए यहाँ पर क्रियाकलाप साफ साफ दिखाई दे रहा है, और क्रियाकलाप में क्या है हम देख लेते हैं। और यहाँ दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा जूम कर लीजिए, काफ़ी है, और इसको इस तरफ लाइए, एक बार और जूम कर लेते हैं। अब ठीक है ना, अब ठीक है, साफ साफ दिखना ज़रूरी है। एक्सपेरिमेंट 1.7 पर आइए, और एक्सपेरिमेंट 1.7 क्या कह रहा है इसको समझिएगा। देखिए एक्सपेरिमेंट 1.7, एक प्लास्टिक का मग लीजिए। मग जानते हैं ना, मग्गा जो घर में होता है, घरों में यूज करते हैं। प्लास्टिक का मग ले लीजिए, ले लिया। देखिए ये देखिए बना हुआ है मग्गा, मग्गा बोलते हैं इसको। इसकी तली में 2 छिद्र कीजिए। अब इसको हम क्या करना है, इसमें देखिए 2 छेद करना है। यहाँ पर एक यहाँ कर दीजिए और एक यहाँ कर दीजिए। उनमें रबड़ का डॉट लगा दीजिए। अब इसमें छेद किया है, यहाँ पर हमने क्या किया है, ज़्यादा फटे नहीं, रबड़ का एक डॉट लगा दिया है, पानी भी ना गिरे। इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। कार्बन इलेक्ट्रोड, देखिए छड़ी दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये वाली जो छड़ी दिखाई दे रही है, देखिए ये कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दिया है। थोड़ा इसको ब्लैक कलर से लिख देते हैं। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये इलेक्ट्रोड है। ये क्या है, 2 इलेक्ट्रोड है। ओके, अब आप इन इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे, देखिए इलेक्ट्रोड जो बनाए जाते हैं वो ग्रेफाइट रॉड से ज़्यादा बनाए जाते हैं, और ग्रेफाइट क्या है, धातु की सुचालक मानी जाती है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। इन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से भी जोड़ना है हमें। जल्दी से जोड़ दीजिए, अगर आपके पास बैटरी हो तो 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दीजिए। मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए। देखिए मग में जल कितना है, यानी कि इतना हमने क्या किया है, जल भरा है, और इलेक्ट्रोड क्या है, डूबे हुए हैं, पानी में पूरी तरीके से डूब गए हैं, बाहर नहीं है। और जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दीजिए। और जल में क्या किया है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दी हैं। इसका मतलब है H2SO4 की कुछ बूंदें डाल दी हैं।
डाल दी हैं स्टूडेंट, देखिए कोई परेशानी नहीं है, बूंदे भी डाल दी हैं, ये जल है ही और जल यहाँ तक भरा हुआ है ऊपर तक। अब देखिए क्या है, जल से भरी दो अंशाकित परखनलियों के को दो कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा कर कर रख दीजिए। अब अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, इलेक्ट्रोड हैं, देखिए इस तरीके से दो इलेक्ट्रोड हैं और हमने क्या किया है, एक परखनली को इस तरीके से उल्टा करके रख दिया इसके ऊपर और एक परखनली को इसके ऊपर रख दिया इस तरीके से उल्टा कर कर। ओके, ये आइसक्रीम नहीं है, ठीक है, खाने का मन मत बनाइए, आइसक्रीम नहीं है ये क्या है, परखनली है जो कि हमने उल्टी कर कर रख दी है। अब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अब हमने क्या किया, बैटरी के साथ जोड़ दिया है, देखिए 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी है, एक एनोड और एक कैथोड के साथ, ठीक है, बैटरी को जोड़ दिया है, ये एनोड है और ये कैथोड है, ठीक है, एक स्विच भी लगा दिया है, ये क्या है, एक स्विच लगा दिया है। कुल मिलाकर जो ग्रेफाइट है उसमें हमें करंट ले जाना है, ग्रेफाइट रॉड है, इलेक्ट्रोड है, उसमें हमें क्या ले जाना है स्टूडेंट, करंट ले जाना है। अब करना क्या है, क्योंकि तनु H2SO4 की हमने क्या लगाई है, बूंदे डाल दी हैं जल में। जब H2SO4 की बूंदे डाल दी हैं तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन गैस को निकालने की बात जरूर चलती होगी, इनको आज हाइड्रोजन गैस निकालना ही है। तो प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन गैस निकालने का ये फार्मूला बना रहे हैं, ठीक है, आपको निकालना है तो आप भी निकाल सकते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे, बुलबुले अशांकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं, बिल्कुल जल हटा देते हैं। क्या दोनों परखनलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है? जब दोनों परखनलियां गैस से भर जाएं, उन्हें सावधानी पूर्वक हटा लीजिए। एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों परखनली के मुंह के ऊपर लाकर इन गैसों की जांच कीजिए और सावधानी से देखिए, शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए दोनों स्थितियों में क्या होता है। तो स्टूडेंट, ये एक्सपेरिमेंट आप अकेले ना कीजिएगा क्योंकि खतरनाक हो सकता है, क्योंकि गैस निकलेगी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस काफी खतरनाक है, ज्वलनशील है। ओके, तो परेशानी हो जाएगी आपको, तो इस शिक्षक की मौजूदगी में आप इसको कीजिएगा। पैसे लेते हैं ना शिक्षक, पढ़ाने के पैसे लेते हैं ना, हाँ, तो उनसे ही करवाइएगा साथ में अपने, ठीक है, तो थोड़ा बहुत हाथ आप भी लगाते रहिएगा। तो ये क्या है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं जल का वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस है, इलेक्ट्रोड के माध्यम से हो रहा है। दोनों स्थितियों में क्या होता है, पहला क्वेश्चन उठता है, और दोनों परखनलियों में कौन सी गैस उपस्थित है, दूसरा क्वेश्चन उठता है, ठीक है। तो हमने आपको बता ही दिया है कौन कौन सी गैसें निकल रही थी। एक एक्सपेरिमेंट और है, इसको भी कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ये भी जरूरी है प्यारे बच्चों। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पर ले लीजिए इसको, सब ठीक है, क्योंकि पेज ज्यादा ही बड़ा हो रहा था। यहाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं साफ साफ दिखा दूंगा आपको, यहाँ देख लीजिए, ठीक है, ओके, अब ठीक है। अब देखिए क्रियाकलाप 1.8 लिखा हुआ है, क्रियाकलाप 1.8, क्रियाकलाप 1.8 में हमें क्या समझना है, हमें समझना है, हम एक चाइना डिश लेंगे। चाइना डिश का मतलब चीन से नहीं लाना है, मतलब जो चीनी की डिश होती है उसको बोलते हैं चाइना डिश। ओके, चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेंगे। इसका रंग क्या होता है, इसका रंग समझेंगे। इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देंगे और थोड़ी देर बाद देखेंगे सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या हो गया। तो सिल्वर क्लोराइड के रंग को ध्यान में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, एक चाइना डिश ले ली है, सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ रहा है, डायरेक्टली देखिए पड़ रहा है, और चाइना डिश में क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। ओके, सिल्वर क्लोराइड है, AgCl बोलते हैं। Ag किसका फार्मूला होता है, Ag सुनिए, Ag जो होता है वो सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला होता है, नहीं गलत हो जाएगा, ये होता है फार्मूला सिल्वर का। और एक होता है Cl क्लोराइड, ओके, क्लोरीन का फार्मूला Cl2 होता है। तो स्टूडेंट्स, क्लोरीन को हम बोलते हैं Cl प्रतीक के फॉर्म में, Ag बोलते हैं हम सिल्वर को यानी कि चांदी को, और इसी तरीके से Fe बोलते हैं आयरन को, ठीक है, और लेड बोलते हैं Pb को, या Pb बोलते हैं लेड को। तो सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बनाता है।
अब यहाँ पर भी रंग ध्यान रखना है। अभी हमने क्या किया था, लेड नाइट्रेट लिया था जिसको हमने गर्म किया था और हमने पता चला कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, रंग है भूरा। क्लियर। अब हम यहाँ पर किसका कलर कर रहे हैं, यहाँ देखिए हम कर रहे हैं सिल्वर क्लोराइड को धूसर। सिल्वर क्लोराइड लिया हमने और धूसर रंग होकर सिल्वर धातु बनाता है। कैसे बनाता है इसको भी समझना जरूरी है। प्यारे बच्चों समझना तो बहुत जरूरी है ना, समझना जरूरी है। कैसे समझना जरूरी है, देखिए हम इसको बताते हैं कैसे समझना जरूरी है। अगर आप यहां देखेंगे तो आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। ये क्या है, सन है, ये क्या है, चाइना डिश है, उसमें क्या है, सिल्वर क्लोराइड। ओके, तो हमने क्या किया है, इस पर प्रकाश डाला है, प्रकाश डाला तो किस रंग का हो गया, सिल्वर क्लोराइड धातु की फॉर्म में चेंज हो गया और धूसर रंग का हो गया। किस रंग का हो गया, धूसर रंग का। तो और इसके अंदर जो हमने डाला था सिल्वर क्लोराइड वो कौन से रंग का था, सफेद कलर का था, यानी कि श्वेत कलर का था। किस कलर का था स्टूडेंट, श्वेत कलर का। तो प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर व क्लोरीन में भी वियोजन हो जाता है। ये सारी की सारी अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रियाएं हैं। और यहाँ देख रहे हैं कि सिल्वर क्लोराइड श्वेत कलर से धूसर रंग में चेंज हो गया है और सिल्वर क्लोराइड जो कि AgCl2 की फॉर्म में था या AgCl की फॉर्म में था वो Ag+Cl की फॉर्म में चेंज हो गया। अब यहाँ पर कैसे चेंज हुआ है इसको भी देख लीजिए। देखिए ध्यान से, सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला होता है AgCl। सूर्य के प्रकाश में हम ले गए, इसको गर्म कराया हमने, सूर्य के प्रकाश में गर्म करना है, ठीक है। और Ag बना, साथ में क्लोरीन गैस निकल गई। क्लोरीन गैस जो होती है उसका फार्मूला होता है Cl2। उसी तरीके से हाइड्रोजन गैस का फार्मूला होता है H2। और ये दोनों क्या हैं, दो परमाणु के साथ और गैसेज हैं। ये क्या है, दोनों परमाणुओं के साथ गैसेज हैं, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखने वाली बात है ये भी है। ओके, अब हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको रिएक्शन को बैलेंस करना भी सीखना जरूरी है और वियोजन अपक्रिया को समझना भी जरूरी है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए स्टूडेंट बहुत पेशेंस के साथ पढ़ना है। AgCl इसे बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। किसके प्रकाश में गर्म कर रहे हैं, सन के प्रकाश में गर्म कर रहे हैं। हीट कहाँ से ले रहे हैं, सन से, यानी कि सूर्य के प्रकाश में इसको हम गर्म कर रहे हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं सूर्य का प्रकाश। ओके, सूर्य के प्रकाश में क्या किया, गर्म किया AgCl को। और हमने देखा कि सूर्य के प्रकाश में ये दोनों वियोजित हो जाते हैं, एक तरफ क्लोरीन बनता है और एक तरफ Ag। तो Ag तो एक धातु है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो हम सिल्वर ही कहेंगे, वो खुद में ही स्वतंत्र होता है। लेकिन क्लोरीन हम लिखेंगे Cl2 की फॉर्म में, क्योंकि ये हो जाती है गैस, और गैस को हम लिखेंगे Cl2। जैसे ही हमने इसको Cl2 लिखा है, बैलेंस बिगड़ गया, तो हम यहाँ लिख देंगे Cl को Cl2 बनाने के लिए 2Cl। और इसी तरीके से जैसे हमने वहां 2 लिखा है तो यहाँ पर 2Ag। इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, नोट कर लिया है आपने, और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं AgCl2 वाला क्लियर हुआ। अब इसी तरीके से एक फार्मूला होता है, इसी तरीके से एक फार्मूला आपको याद रखना है। वो फार्मूला क्या है प्यारे बच्चों, वो फार्मूला है सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड का फार्मूला होता है AgBr। सूर्य के प्रकाश में बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऊपर दी गई अपक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। इस प्रकार की ऊर्जा के कारण ये वियोजन अपक्रिया होती है। तो मैं